हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। तो आपको पता ही है, बीच में एक वीक वीडियोस नहीं आई, 5-6 दिन वीडियोस नहीं आई। रीज़न आप सबको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम रिज्यूम करेंगे और जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग वीडियोस हैं या जो पेंडिंग मैगजीन्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद सोचते हम अपनी एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मैगजीन है उसको भी स्टार्ट कर सकें। फाइन, तो चलिए हम आज का फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो नीति आयोग टास्क फोर्स है उसने अभी क्या एक रिपोर्ट सबमिट करी, किस पे, शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री पे। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करी है, गवर्नमेंट को सबमिट करी है। अब आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया में शुगर इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1998 में एक ऐसा बड़ा कदम उठाया गया था सो दैट हम शुगर सेक्टर को थोड़ा लिबरेट कर सकें। लिबरेट मतलब उसको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे सकें, उसकी थोड़ी सी फ्रीडम दे सकें। फाइन, पहले ये ज़्यादा कंट्रोल में था गवर्नमेंट के, तो शुगर सेक्टर को थोड़ा कंट्रोल दिया गया था। और वो कंट्रोल कैसे दिया गया था, वहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री में लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट थी, लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट थी, उसको एबॉलिश कर दिया था। फाइन, और इसके बाद आपको देखने को मिला कि 7% एनुअल ग्रोथ होने लगी बिटवीन, अगर हम ये 10-12 सालों में देखें, बिटवीन 1998 to 2011। फाइन, इससे पहले जब लाइसेंस रिक्वायरमेंट जरूरी था तब 1990 से 98 के बीच में सिर्फ 3.3% हर साल ग्रोथ होती थी। और जैसे ही डी लाइसेंसिंग करा तो इससे जो शुगर सेक्टर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब और ज़्यादा शुगर मिल्स क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई, तो उसमें जो ग्रोथ है 7% देखने को मिला। तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 100% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को हुई। तो 1998 तक क्या हुआ था, मेनली जो शुगर इंडस्ट्री को जो डोमिनेट करती थी वो शुगर कोऑपरेटिव्स करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब चेंज हुआ और प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और अभी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ऑल दो जो डी लाइसेंसिंग है, मतलब कि ऑफकोर्स लाइसेंस एबॉलिश कर दिया, जिसमें काफ़ी जो रेगुलेशंस हैं वो भी रिमूव कर दी शुगर सेक्टर में, लेकिन अभी भी कुछ रेगुलेशंस होगी, जैसे FRP हो गया, लाइक प्राइसिंग पॉलिसी हो गया, या फिर कंपल्सरी जूट पैकेजिंग। ये सब चीज़ें अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में और गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है। अब आप देख सकते हो इंडिया में शुगर केन की प्राइसिंग कैसे होती है। जैसे आपको पता ही होगा, लाइक हर एक जो 22 क्रॉप्स हैं उनका MSP होता है, लेकिन जो शुगर केन होता है उनका FRP होता है, और स्टेट जो अपने हिसाब से देती है वो SAP होता है। फाइन, तो शुगर केन को जो प्राइसिंग होती है वो गवर्न किया जाता है बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, जो इशू किए जाते हैं अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब देखो गाइस, अब स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी FRP को अगर इशू करती है तो वो अपने दिमाग में क्या क्या पैरामीटर्स रखती है सो दैट FRP को इशू कर सके। मतलब कि 20 रुपये होगा, 10 रुपये होगा, 15 रुपये होगा, ये FRP क्या क्या पैरामीटर उसको दिमाग में रख के स्टेट इशू करती है। सबसे पहले वो सोचती है कि भी शुगर केन को प्रोड्यूस करने में फार्मर की कितनी कॉस्ट लगी होगी, या रिटर्न उसको कितना मिल सकता है अगर अल्टरनेटिव ग्रोथ वो करेगा। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर सपोज करो हर एक फार्मर ये सोचने लगे कि मैं कोई और ग्रोथ करूँ, उगाऊँ, तो वो तो फिर शुगर केन उगाएगा नहीं ना। तो ये भी गवर्नमेंट दिमाग में रखती है कि अगर वो फार्मर अल्टरनेटिव क्रॉप कोई और क्रॉप अपने उस पर उगाएगा और अगर उसमें उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हमें उसको फिर नहीं, तो उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। हाँ, तो ये नहीं करने देंगे, इसलिए हम ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हैं। रेवेन्यू रियलाइज करते हैं फ्रॉम सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लाइक मोलासिस, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन फॉर ग्रोअर्स, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी होना चाहिए, ये सब दिमाग में रखते हैं। रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये भी रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, कितनी शुगर की अवेलेबिलिटी रही कस्टमर्स पे, ऑफ फेयर प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये 7-8 पैरामीटर्स हैं जो दिमाग में रखते हैं। अब आपको पता होगा FRP क्या होता है, ये केन का प्राइस होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्स एंड प्रैक्टिसेस आफ्टर। और ये किसका कंसल्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी एसोसिएशन है शुगर इंडस्ट्री, इन दोनों के साथ कंसल्ट करके इसको अनाउंस किया जाता है। FRP मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मिल्स को फार्मर्स को देना ही पड़ता है। FRP सिस्टम के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको वेट नहीं करना पड़ता टिल द एंड ऑफ सीजन और फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स बाय शुगर मिल्स और द गवर्नमेंट। FRP लिंक है किसके साथ, बेसिक रिकवरी रेट ऑफ शुगर के साथ, जिसमें प्रीमियम विद द प्रीमियम पेबल टू द फार्मर्स फॉर, सो दैट हम हाइयर रिकवरी कर सके शुगर की फ्रॉम शुगर के, मतलब कि गन्ने से चीनी बनती है ना, तो इससे हम ज़्यादा रिकवर कर सके, तो इसके साथ लिंक किया जाता है। अभी हमने देखा ना, ये पैरामीटर इसका लिंक है। स्टेट एडवाइस प्राइस क्या होता है, देखो स्टेट एडवाइस प्राइस क्या होता है, लाइक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने FRP 10 रुपये मेंशन कर दिया तो स्टेट क्या कर देगी, 12 रुपये मेंशन कर देगी, ठीक है, तो 2 रुपये और ज़्यादा एडवांटेज दे देगी फार्मर्स को। तो इसमें क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी लेवल, इन सब के डिफरेंसेस को कुछ देखती है फार्मर ग्रुप्स। तो कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, अपने अपने स्टेट का एक स्पेसिफिक शुगर केन प्राइसेस को डिक्लेयर करती हैं, जिसे हम स्टेट एडवाइस भी प्राइस भी बोलते हैं, और यूजली FRP से ये ज़्यादा होता है। फाइन,
इसके अलावा शुगर प्राइसिंग पॉलिसी देख लेते हैं। शुगर का जो प्राइस है वो मार्केट ड्राइवर होता है, मतलब कि मार्केट के अकॉर्डिंग वारी करते रहता है और ये डिपेंड करता है शुगर की डिमांड और सप्लाई कितनी है। हाउएवर सो दैट हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस का जो शुगर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो एमएसपी शुगर का वो अकाउंट में लिया गया, मतलब कि जैसे शुगर केन का तो क्या है एफआरपी होता है, लेकिन शुगर का एमएसपी ही होता है। फाइन, तो इसको हमने दिमाग में रखा गया और एक इसको एफआरपी का एक कॉम्पोनेंट बनाया गया ऑफ शुगर केन, और मिनिमम कन्वर्जन कॉस्ट को भी हमने इसमें मतलब कि कंसीडर किया। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहले कुछ ड्यूटी था उसको उसमें छूट दी गई, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ करके 50% से 100% कर दी, और साथ में एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो 20% थी उसको हटा दिया। वैसा क्यों किया, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और इंपोर्ट कम से कम कर सकें, किसके, शुगर केन के। फाइन, इसके अलावा हमने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम लेके आए, जिसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो शुगर को इंपोर्ट कर सकते हैं 0 ड्यूटी पे विदिन 3 ईयर्स। फाइन, मतलब कि हम लोग इधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और कंट्री के अंदर वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 2 मिलियन टन ऑफ तक की शुगर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं 2017 से 18 के एंड तक के, सो दैट हमारा जो शुगर का यहाँ पे सरप्लस स्टॉक था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो स्टॉक पड़ा था उसको हम मतलब कि बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके और अपना कैश इंप्रूव कर सकें। तो यहाँ पे स्टॉक तो सड़ जाएगा ना, तो इसलिए। इसके अलावा इसमें क्या है, शुगर मिल्स पे कुछ स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने द्वारा सिंस जून 2018, जिसमें क्या जो मिल जितनी भी हैं उनको वाइट और रिफाइंड शुगर की जो क्वांटिटी है उनको प्रिस्क्राइब किया फॉर द डोमेस्टिक सेल, मतलब कि एक पर्टिकुलर मंथ में कौन सी जो शुगर मिल है वो कितनी शुगर को बेच सकती है, कितनी क्वांटिटी को बेच सकती है, उसको प्रिस्क्राइब किया। फाइन, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ मैक्सिमम मंथली शुगर सेल कोटा को भी फिक्स किया और मिनिमम एक्स मिल शुगर सेल प्राइस को भी इसमें क्या किया, फिक्स किया। इसके अलावा 30 लाख टन का एक बफर शुगर स्टॉक को बिल्ड किया, सो दैट हम क्या कर सकें, जो in order to cut the large inventory with sugar mills and help contain a slide in the price of the sweetener and boost the mills margin। इसलिए कुछ और सब्सिडीज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, जैसे गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जो भी आप शुगर मिल से अगर मतलब कि शुगर केन को मतलब कि मिल तक आना है या फिर उसके बाद शुगर को आगे मार्केट तक जाना है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उसमें सब्सिडी दी। एंड 50 लाख टन एक्सपोर्ट कोटा दी, लाइक अगर कोई शुगर मिल 50 लाख टन का एक्सपोर्ट करिए तो उस पर कुछ सब्सिडी देगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आपको पता ही होगा, हमारा एम क्या है, पेट्रोल में हम इथेनॉल को मिक्स करें, और इथेनॉल कैसे बनता है, शुगर केन से बनता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया कि 10% हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल के साथ। इसके अलावा एक न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई थी 2018 में, जिसमें शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को अलाउ किया था कि वो इथेनॉल बना सकती हैं। केन जूस जो एंड में जो मटेरियल बच जाता है, वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो उससे इथेनॉल बना सकती हैं, ठीक है, या फिर फूड ग्रेन पोटैटो से। इसके अलावा हमारा जो टारगेट है कि 10% ब्लेंडिंग से हम बढ़ा के 20% ब्लेंडिंग करें इथेनॉल की पेट्रोल में, और 5% हम बायोडीजल की ब्लेंड करें डीजल में 2030 तक। अब ये क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो पेट्रोल है या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिससे हम पेट्रोल डीजल की जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उस पर रिड्यूस हो सकें, और जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं उनको भी हम कम कर सकें। अब स्कीम क्या ले, ऐसी क्या स्कीम्स है जो दैट हम इथेनॉल की जो डिस्टिलेशन कैपेसिटी है उसको अपनी कंट्री में बढ़ा सकें। इससे पहले क्या कैबिनेट ने इंटर सबवेंशन, मतलब कि अगर आप शुगर केन के अलावा कोई और रॉ मटेरियल यूज़ करके इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो तो कैबिनेट जो गवर्नमेंट है वो आपको क्या देगा, उस पर इंटरेस्ट आपको कम देगा। फाइन, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है, 5% अगर आप लोन की जगह, लोन पे अगर आपको 5% इंटरेस्ट पड़े तो उस पर आपको 2% पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सटेंड किया था डिस्टिलरीज पे जो कुछ और क्रॉप्स को यूज़ करते हैं अदर देन शुगर केन, जैसे राइस में सोलगम, व्हीट, बार्ले को, मतलब कि इन सबको अगर यूज़ करके वो इथेनॉल बना रहे हैं तो उन इंडस्ट्रीज़ को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, सो दैट वो क्या कर सके, इथेनॉल को प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ा सके। सो फार सॉफ्ट लोन स्कीम को अवेलेबल करा रखा है डिस्टिलरीज पे जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं ओनली फ्रॉम शुगर केन। इसके अलावा गवर्नमेंट डिस्टिलरीज को एनकरेज करें, डिस्टिलरीज मतलब क्या आपको पता ही होगा, डिस्टिलरीज ही वही जो क्या करते हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं मेजे से, राइस से, जो अवेलेबल है विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है एफसीआई के पास कितना ज़्यादा स्टॉक होता है, तो अगर उनका राइस और मैदा यूज़ करके वो इथेनॉल प्रोड्यूस करिए तो गवर्नमेंट उनको एनकरेज करिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसका भी एक प्राइस को फिक्स कर रखा है इथेनॉल का, जो मेजे और राइस से वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग आपको पता होगा, बायो इथेनॉल एक अल्कोहल होता है जो प्रोड्यूस करते हैं हम बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड सेलुलोसिक मटेरियल्स ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स एंड ग्रासेस। देखो गाइस, जैसे शुगर केन हो गया या फिर जो हम जितना भी रॉ मटेरियल पढ़े हैं इसमें एक सेलुलोज एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इस कंपोनेंट को ही यूज़ करके एक, क्योंकि तो सेलुलोज में क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही हम मतलब कि यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम बायो इथेनॉल बनाते हैं। फाइन, तो यही होता है, और बायो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है।
करंट जो लेवल है इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो हमारा इंडिया में वो 5% है, मतलब कि हमारा गोल है 2030 तक हमें 20% ब्लेंडिंग इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट है कुछ कंसेप्ट और एंटिटीज जो कि न्यूज़ में थी, जैसे तारीफ रेट कोटा स्कीम, ये जो एस्टेब्लिश की गई है अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। ये स्कीम क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को सेट करती है सो दैट हम उनको अगर हमें 10 यूनिट्स उनकी इंपोर्ट करनी है, उनको हम लो रेट पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या फिर जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट करेंगे। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, 4 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को अलाउड करती है, एक मेज, मिल्क एंड क्रीम इन पाउडर ग्रेन्यूल्स, क्रूड सनफ्लावर सीड और सेलफ्लावर ओर एंड रिफाइंड केव, कोजा और मस्टर्ड ऑयल। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनके इंपोर्ट को हम कम रेट या फिर जीरो ड्यूटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंटली क्या सेंटर ने कुछ नॉर्म्स को नोटिफाई करा है सो दैट हम 5 लाख टन मैदे को इंपोर्ट कर सकें, एक मतलब कि कंसेशनल कस्टम ड्यूटी पे ऑफ ओनली 15% अंडर दिस तारीफ रेट कोटा स्कीम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसने क्या किया, अभी एक कंट्री वाइड मतलब कि पूरे इंडिया में एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटेंड किया है, किस पे, गौ विज्ञान मतलब काउ साइंस पे। ये एक परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर, सो दैट हम क्या कर सके, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज कर सके मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे, और ऐसे स्टेप्स ले सके सो दैट हम ब्रीड्स जो भी हमारी काउ की डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके, इम्प्रूव कर सके, और जो काऊ का मीट है, जो काव्स का मीट है, जो हमारे मिल्की एनिमल्स हैं उनका जो मीट है उसको प्रोहिबिट कर सके, एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट कैटल। ये फंक्शन जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है वो फंक्शन करती है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो आपको पता है इस मिशन का काम क्या है। ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कृतज्ञ हैकाथॉन। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब कि जो फार्म में काम होता है उनको ज़्यादा मैकेनाइजेशन कर सकें, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्राइवन कर सकें, और स्पेशली हम किस पे फोकस करें, वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट में, क्योंकि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, फाइन। तो हमारा एम है फार्म को मैकेनाइज करना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना, और इसमें जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने एक कृतज्ञ अनाउंस किया था, कृषि तकनीक ज्ञान, एक इसको अनाउंस किया था किसके अंडर, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर। देखो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का एम क्या है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना है, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा बना सके, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को एडवांस कर सके, उनकी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, बेटर गवर्नेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। ये प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है 50/50 कोस्ट में, जिसमें 50% जो कोस्ट है वर्ल्ड बैंक कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 50% इंडिया की गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंट किया जाएगा एट द एजुकेशन डिवीजन ICAR न्यू दिल्ली में। इसमें जो स्टूडेंट फैकल्टी है, इनोवेटर्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फाइन। चलिए गाइस, अब हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 7 इंडस्ट्री एंड द एसोसिएटेड इशूज। तो इसकी जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। रिसेंटली क्या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को अमेंड किया गया था, आपको पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। ये लोग क्या करता है, कंपनीज अगर कोई भी कंपनी न्यू कंपनी आ रही है उनको किस तरह से रेगुलेट करना, क्या क्या उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उनके डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो या क्या अगर कोई कंपनी डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो क्या इस हिसाब से रेगुलेट करना है, ये सब कंपनी एक्ट के अंडर होता है। इसके अलावा इसमें इंट्रोड्यूस किया था मैंडेटरी CSR रिस्पॉन्ट्रीब्यूशन, सो दैट हर एक कंपनी को सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, लार्ज कंपनीज के लिए। इसके अलावा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो गया या जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो इस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किए गए थे। अब देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। कंपनीज अमेंडमेंट 2030 को अभी किस पे हम अमेंड कर रहे हैं, वो बेस्ड है किस पे, कंपनी लॉ कमेटी को, जिसको सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री इंजेति श्रीनिवास इन 2019। जो कंपनी लॉ कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया सो दैट हम कुछ ऑफेंसेस होके उनको डिक्रिमिनलाइज कर सकें। मतलब कि देखो कुछ बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं लेकिन उनको डिक्रिमिनलाइज करने की बात हुई थी, और ईजिली क्या कर सके, बिजनेस को हम कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सके ऑफ द गवर्नमेंट्स कोविड-19 रिलीफ पैकेज टू द कॉर्पोरेट एंड अदर स्टेकहोल्डर। मतलब कि आपको पता है कोरोना के चलते हर एक बंदे ने मार खाई है, तो इस वजह से क्या कर सके, कंपनीज का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ा सके, इसलिए कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई है, और इसीलिए हमने इसमें क्या किया, कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया है। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, वैसे हमने पढ़ा था डेली करंट अफेयर्स में। सबसे पहले हमने कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब कि अमेंडमेंट ने क्या किया है, कुछ पेनल्टीज को रिमूव कर दिया है, लाइक नो ऑफेंसेस, ऐसे नो ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर जो जेल थी उसको बंद कर दिया है, पेनल्टी कोई फाइन है उसको अब नहीं लगेगा।
जो अगर कोई वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अगर कंप्लाई नहीं करता था तो उसे पेनल्टी या फिर जेल होती थी, लेकिन अभी इनको हटा दिया है। इसके अलावा कुछ केसेस में जो पेनल्टी लगती थी उसका जो फाइन था वो ज़्यादा था, उसको थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया है। हाउएवर अगर कोई सीरियस ऑफेंस करता है, फ्रॉड करता है या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट को या फिर मतलब कोज करता है, इंजरी पहुंचाता है, तो उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, वहाँ आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी लगेगी। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर क्या है, जो कंपनीज 1% की या फिर जो स्मॉल कंपनीज की हैं उनको सिर्फ 50% पेनल्टी ही देनी पड़ेगी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। अमेंडमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोविजंस हमको एक्सटेंड कर दिया टू ऑल द प्रोड्यूसर कंपनीज एंड स्टार्टअप कंपनी। इसके अलावा क्या किया, एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी। अमेंडमेंट ने क्या किया, सेंटर को एम्पावर किया कि वो क्या कर सकता है, SEBI दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कंसल्ट करके क्या कर सकता है, कुछ कंपनी को लिस्टेड कंपनीज में से हटा भी सकता है। फाइन, मतलब समझ आ गई, आप जैसे स्टॉक मार्केट है उसमें कुछ कंपनीज को लिस्ट किया जाता है तो उसमें से हटा भी सकता है। प्रोड्यूसर कंपनीज 2013 एक्ट के अंदर किया है, कंपनीज एक्ट 1956 के कुछ प्रोविजंस को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब कि जो कंपनीज प्रोड्यूसर कंपनीज में कुछ प्रोविजंस को मतलब कि कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब कि उन कंपनीज को उन प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना होगा। और ये कौन से प्रोविजन है, मेंबरशिप पे, कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स पे एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स पे। इस अमेंडमेंट में क्या किया था, कुछ प्रोविजंस को रिमूव कर दिया। फाइन, मतलब कि जब 2013 का एक्ट आया था तो उसमें क्या था, प्रोड्यूसर कंपनीज को कुछ प्रोविजंस के साथ कंटिन्यू करना था, लेकिन अब जो हमने अमेंडमेंट किया है उसमें हमने कुछ प्रोविजंस जो थे उनको रिमूव कर दिया और अब इस एक्ट में एक न्यू चैप्टर ऐड किया है जिसमें ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रोविजंस हैं जो प्रोड्यूसर कंपनीज को अब उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो प्रोविजंस हैं वो बेनिफिट देंगे किसको, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को। नेक्स्ट है CSR दैट इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2013 एक्ट के अंदर जिन कंपनीज की जो नेटवर्क, टर्नओवर, प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा होते थे एज मतलब कि जितना भी बता रखा है, तो उनको क्या करना पड़ता था, कुछ कंट्रीब्यूट करना था सोशल एज अ टैक्स, 2% अपनी इनकम या प्रॉफिट का देना होता था और अपना 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का खर्च करना पड़ता था 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। राइट, मतलब अगर 3 साल में उनको 500 करोड़ का बेनिफिट है तो उसका 2% उनको सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता था। लेकिन अभी अमेंडमेंट ने क्या किया, अगर कंपनीज लाइक जिनकी CSR लायबिलिटी 50 लाख तक की है तो उनको CSR कमेटी सेटअप करना पड़ता था, लेकिन अब अगर कंपनीज नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो भी एलिजिबल कंपनीज है अंडर CSR प्रोविजन उनको कुछ अमाउंट खर्चना पड़ता था सो दैट वो सोसाइटी के लिए काम कर सकें। फाइन, तो और ये ऑब्लिश मतलब कि उनको करना ही पड़ता है, लेकिन अगर अब वो कोई नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई पेनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है जो बेंचेस है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, उनको अमेंडमेंट किया, उन्होंने अमेंडमेंट इससे बोला है कि हमें क्या करना है, टू एस्टेब्लिश बेंचेस ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इन द न्यू दिल्ली। फाइन, इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन, अभी क्या अमेंडमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल प्रोविजन को एक्सटेंड किया सो दैट हम क्या कर सके, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको कुछ पेमेंट कर सके इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर कंपनी में इनएडिक्वेट है और नो प्रॉफिट्स है उस साल में। फाइन, इसके अलावा कुछ रिलेटेड न्यूज़ है दैट इज द फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। रिसेंटली का जो फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है उसको लोकसभा में पास किया गया था। इसमें क्या किया, इसमें 2011 वाले एक्ट को अमेंड किया है और जो कुछ एंटिटीज़ का जो स्कोप है उसको ज़्यादा बढ़ा के क्या कर दिया, जो मतलब कि जो ऐसी कंपनीज है जो फैक्ट्री वाले बिजनेस में एंगेज है उनके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया है। ये बिल क्या करेगा, जो MSMEs है दैट इज द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उनको हेल्प करेगा और वो जो MSMEs है वो अपना एडिशनल रेवेन्यूज़ कमा सकती हैं, क्रेडिट ज़्यादा ले सकती हैं, कैसे, ट्रेड्स के थ्रू, दैट इज द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। आपको पता होगा ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसमें MSMEs क्या करती हैं, अपने जो ट्रेड हैं उनको रेस करती हैं और उसके थ्रू क्या करती हैं, क्रेडिट क्या करती हैं, लाइक लेती हैं, पैसे लेती हैं। राइट, these receivables can be due from corporates and other buyers including the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा, कब, इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2016 में। 2011 एक्ट ने क्या किया था, इन एक्ट इससे हमने किया था सो दैट हम क्या कर सकें, हम इन रिसीवेबल्स को रेगुलेट कर सकें, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स, कैरिंग ऑन फैक्टरिंग बिजनेस एंड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल। फैक्टरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहाँ पे जो एंटिटी, उसको फैक्ट्री बोलते हैं, आप देखो सुनो का नाम फैक्ट्री, वो क्या करती हैं, वो रिसीवेबल्स को एक्वायर करती हैं ऑफ अनदर एंटिटी फॉर एन अमाउंट। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, इट इज अ टोटल अमाउंट दैट इज ओड और yet to be paid by the customer to the assigners for the use of any goods
सर्विसेज और फैसिलिटी। फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, एक रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो सकता है, एनबीएफसी हो सकती है, या कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है जिसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंडर। नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। रिसेंटली क्या DPIIT ने किसका कोलैब करके, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैब करके 4th एडिशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज किया है और स्टेट्स को रैंक किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान क्या करता है। DPIIT में सबसे पहले ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान डेवलप किया गया था सो हम स्टेट्स को रिफॉर्म कर सकें। 2015 से ये चला आ रहा है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेट्स को, यूटीज को रैंक करते हैं कि किसने इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है। इसको रिफॉर्म को करते हुए हम 2 फैक्टर्स को दिमाग में रखते हैं, एक तो मेजरेबिलिटी एंड मतलब कि आपस में एक स्टेट्स को कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं उनकी प्रोग्रेस को। आप देख सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 स्टेट्स को कौन है। आंध्र प्रदेश 2015 से टॉप पे आ रही है, फिर मतलब कि आप देख सकते हो उनका रैंक। यूपी ये 2018 का है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात। अभी क्या है, इसके अंडर के जो DPIIT है कुछ रिकमेंडेशन देती हैं सो दैट हम क्या कर सकें, बिजनेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को मतलब कि बचा सकें और एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकें और रेगुलेशन के साथ ईजिली कंप्लाई कर सकें। ये सभी स्टेट्स को रिकमेंड करती है एक सिंगल विंडो सिस्टम को एक लेके आओ, डेवलप करो सो दैट आप एक प्लेटफॉर्म से सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको सभी लोगों को और बिजनेसेस सो दैट अपना इजीली स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा DPIIT परमिट करती है जो भी लाइसेंस की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए उसको हम इजीली बस एक्सटेंड करना चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली रिन्यू होना चाहिए, फाइन। नहीं तो भाई इसको भी एक बड़ा काम होता है लाइसेंस बार बार लेना, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला था, रिकमेंड किया था कि लाइसेंस की ड्यूरेशन को तो बढ़ाओ या फिर उसको ऑटोमेटिकली रिन्यू करो बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन और द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। स्टेट को रिवार्ड किया जाता है अगर वो सभी रेगुलेशंस के साथ A state is also rewarded if a set of regulation are not applicable to it, fine। इसके अलावा जो BRAP है उसका एम है कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और वो अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं हर एक स्टेट में। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम हेल्दी कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस करें थ्रू अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग। तो हम जरा ये देख लेते हैं, दैट इज़ द BRAP की रिपोर्ट हो जाए, दैट इज़ द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की रिपोर्ट 2018-19 की। इसके अंदर हमने 180 रिफॉर्म पॉइंट्स को इंक्लूड किया था जिसमें हमने 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज को कवर किया था, जैसे असेस फॉर इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, एनवायरनमेंट। पहली बार 2015 से जो BRAP रैंकिंग्स हैं वो सिर्फ रिलाई करती थी जो भी उसे फीडबैक मिलता था बिजनेसेस के, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे क्या किया, 2018-19 में 180 पॉइंट्स को हमने क्या किया, रैंक किया है। स्टेट्स को रिक्वायर्ड है कि उनको एक प्रूफ सबमिट करना होगा कि क्या अगर वो इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उन्हें एक प्रूफ सबमिट करना होगा और वो कहाँ करेंगे, DPIIT के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल पे और अपनी लिस्ट ऑफ यूजर्स को सबमिट करेंगे। रैंकिंग कैटेगरीज में जो टॉप अचीवर्स वो फिर हैं जिन्होंने 95% रूल्स के कंप्लाई करते हैं। अचीवर्स उन्हें बोलते हैं जो 90 से 95% रूल्स के कंप्लाई करते हैं। फास्ट मूवर्स 80 से 90%, एस्पायरर्स बिलो 80%। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ से जो रिलेटेड न्यूज़ है, रिसेंटली क्या है, न्यू गाइडलाइंस इशू हुई है सो दैट अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें IT इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPOs कंपनीज होती हैं, आपको पता होगा जो कॉल सेंटर्स होती हैं, या फिर IT इनेबल सर्विसेज। देखो जो OSPs हैं, दैट इज़ द OSPs वो कंपनीज होती हैं, एक सेकंड गाइस, यस OSPs मतलब कि अदर सर्विस प्रोवाइडर वो एंटिटीज़ होती हैं जो कुछ एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक जो ऐप्स बनवाती हैं। अगर सपोज फॉर आपको अपने पर्टिकुलर ऐप बनानी है तो एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, या फिर IT इनेबल सर्विसेज होती हैं, या कुछ ऐसी सर्विसेज जो होती हैं जो टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं को हम BPOs भी बोलते हैं या फिर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। कॉल सेंटर इन सब इसी के अंडर आती हैं। न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आपको इंडिया में ऐसा सेंटर खोलना है। BPO इंडस्ट्री अगर डाटा रिलेटेड वर्क में एंगेज्ड है तो उसको एक बार OSP रेगुलेशंस के अंडर काम करना होगा। जो OSPs दैट इज अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो ऑपरेट करती हैं वर्क फ्रॉम होम्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द इंडिया, मतलब कि वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकती हैं। इसके अंदर जो BPOs हैं, जो ITS फर्म्स हैं, उनको अलाउ है कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ लोकेशन को कट कर सकती हैं, रेंट फॉर प्रेमिसेस एंड अदर जो कॉस्ट है उनको कट कर सकती हैं, अपने कंप्लायंस बर्डन को कट कर सकते हैं एंड इंडिया को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बना सकती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन द BPOs एंड देखो ये ऐसा न्यूज़ में आपको पता ही होगा क्योंकि कोरोना आया तो वर्क फ्रॉम होम चला, तो इसलिए जो कंपनी से उनको अलाउ ये सब किया है, फाइन। तो ये न्यू गाइडलाइन इसलिए आई है सो दैट हम इजीली इनको मतलब कि ये जो कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस को ईजिली क्या कर सके, मतलब कि डील कर सके, ठीक है।
तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।